जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की जो अलग अलग शक्तियां होती हैं। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको पता ही है, वो एग्जीक्यूटिव में डिवाइडेड होती है, लेजिस्लेटिव में होती है, जुडिशरी में होती है, डिप्लोमेटिक होती है, इमरजेंसी वाली होती है, मिलिट्री होती है। तो इस तरह से आज जो हमारा विषय है वो है एक ऑर्डिनेंस वाली पावर, जो एक कहीं ना कहीं जो ऑर्डिनेंस पावर होती है राष्ट्रपति की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उस पर हम चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ जो केस स्टडीज हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, राइट। क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि जैसे आप किताबों से पढ़ते हैं और आपको जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? क्योंकि जो आपने बुक में पढ़ा है वो एक सीमित होता है, क्योंकि इसकी जो हमारे संविधान की जो व्याख्या करते हैं, जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए कुछ केस स्टडीज के साथ में ये आपका टॉपिक लाया हूं, जिससे कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हमारा जो चर्चा का विषय है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो ऑर्डिनेंस वाली शक्ति है ये ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है राष्ट्रपति की। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड आर्टिकल होगा। तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत, और वैसे ही जो गवर्नर हैं, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, वो जारी करते हैं 213 के द्वारा। तो देखिए सिंपल सा याद करने का तरीका, ये स्कोर यानी कि जो आपका यूनिट टेंस और 100 प्लेस है उसको इंटरचेंज कर दीजिए आप। तो 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और 213 के द्वारा हमारे जो गवर्नर होते हैं वो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, राइट। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, क्या इसमें जो राष्ट्रपति हैं या जो गवर्नर हैं इनके पास एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिशनरी पावर है इनके पास कि ये अध्यादेश अपने मन से जारी कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो केंद्र स्तर के हैं चाहे वो राज्य स्तर के हैं, उनकी सलाह राष्ट्रपति या गवर्नर पे बाइंडिंग होगी। तो इसको भी हम समझेंगे, डोंट वरी। तो स्टार्टिंग में ये याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस जो है वो आर्टिकल 123 में आता है और आर्टिकल 213 में आता है। 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं यानी कि ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं, और गवर्नर जो इशू करते हैं 213 के द्वारा करते हैं, राइट। आगे हम देखते हैं, अब हम नेचर की बात करेंगे कि जो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस का जो नेचर है वो कैसा है। देखिए इसके अगर नेचर की मैं बात करूं, क्या मैं इसे कह सकता हूं कि ये जो पार्लियामेंट है, जो एक्ट पास करती है पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो एक्ट यानी कि अधिनियम के द्वारा बनाती है, क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? तो इसका आंसर है हाँ, इसे आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कह सकते हैं। इक्विवेलेंट कह सकते हैं किस सेंस में? इस सेंस में कह सकते हैं कि जैसे एक्ट काम करता है, यानी कि अधिनियम को आप रेट्रोस्पेक्टिव भी ला सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पिछली डेट से या भविष्य की डेट में आप इसको लागू करा सकते हैं। खासकर ये रेट्रोस्पेक्टिव याद रखिएगा, जैसे एक्ट को आप रेट्रोस्पेक्टिव भी लागू करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं ऑर्डिनेंस की, तो उसको भी आप रेट्रोस्पेक्टिव लागू करा सकते हैं, राइट। और याद रखिएगा, जब बात सिविल मैटर की होती है तभी हम रेट्रोस्पेक्टिव का जिक्र करते हैं, अगर बात क्रिमिनल की होती है उसमें हम रेट्रोस्पेक्टिव इस्तेमाल नहीं करते। तो जिस तरह से एक्ट, खासकर जो सिविल लॉज बनते हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिव काम कर सकते हैं, वैसे ही आपका जो ऑर्डिनेंस होता है, जो अध्यादेश होता है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली काम कर सकता है। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट, ठीक है। एक्ट कैसा, माफ कीजिएगा, नेचर कैसा है हमारे, नेचर कैसा ऑर्डिनेंस का? बिल्कुल एक्ट की तरह हमें दिखता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इसको जारी किया जा सकता है। पर यह भी याद रखिएगा कि एक्ट जो होता है, जो संसद केंद्र स्तर पे और विधानसभाएं जो राज्य स्तर पे एक्ट लाते हैं, उनका जो नेचर होता है वो परमानेंट होता है, दे आर परमानेंट। बट जो अध्यादेश होते हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, ये एक टेम्परेरी बेस के होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और जो अध्यादेश होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ऐसा है कि प्रश्न था कि ये अध्यादेश क्यों लाए गए, ये अध्यादेश लाने का कारण क्या था? क्योंकि मैंने कहा कहीं ना कहीं किसी स्तर पे हमें ये एक्ट के सिमिलर दिखते हैं, और एक्ट लाया जाता है संसद के द्वारा, केंद्र स्तर पे संसद के द्वारा, राज्य स्तर पे विधानसभाएं या विधानमंडल लेके आती है। तो एक्ट जो है, एक्ट एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है,
लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा एक्ट लाया जाता है, परंतु जो हमारा ऑर्डिनेंस होता है ये लाया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि लोकतंत्र में लोगों का ज्यादा महत्व होना चाहिए, इसीलिए हमें दिखता है कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, इनकी जवाबदेही होती है किसके अगेंस्ट, लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट। जो भी लेजिस्लेचर्स होते हैं उनको ये जवाबदेही करते हैं, तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि लेजिस्लेटिव को ज्यादा पावर दी जाए लोकतंत्र में। परंतु यहां पर कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है लेजिस्लेटिव जो भी एक्ट बनाते हैं वो एक पार्लियामेंट के सेशन के दौरान बनता है। तो एक सेशन किया जाता है, सेशन जब खत्म हो जाता है तो जितने भी हमारे माननीय सांसद होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं, वहां भी उन्होंने काम करना होता है। तो यानी कि जो सेशंस होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, राइट। अब कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि अचानक से कोई ऐसी कंडीशन आ गई है, ऐसी इमरजेंसी आ चुकी है जिसमें हमें एक एक्ट के बराबर जो है, एक्ट के समान ही कानून चाहिए। अब देखिए इसका दो ही तरीका है, अर्जेंसी में या तो हम सभी सांसदों को बुलाएं, है ना, राष्ट्रपति से आग्रह करें कि वो एक सत्र का गठन करें, सभी लोग को बुलाया जाए। तो आपको पता है अगर ये प्रक्रिया की जाएगी, ये प्रोसीजर किया जाएगा तो काफी समय लेगा। तो अचानक से अगर कोई हमें ऐसा कानून चाहिए जिसका समानता अधिनियम के बराबर हो, एक्ट के बराबर हो, तो उस समय ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। पर याद रखिएगा ऑर्डिनेंस जो है ये एग्जीक्यूटिव द्वारा लाया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के द्वारा से लाते हैं, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ये लाया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक्ट के समान है, ये बात याद रखना। परंतु इसका जो नेचर है वो टेम्परेरी है, और अगर इसे परमानेंट करना है तो जब सत्र बैठेगा, जब नया सेशन, जो अपकमिंग सेशन होगा, उसमें इसको पास कराना पड़ेगा विद इन 6 वीक्स। तो यहीं पर से एक बात हमें समझनी है कि हमारा जो ऑर्डिनेंस का जो खुद का मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि ऑर्डिनेंस कितने समय तक जीवित रह सकता है, क्योंकि टेम्परेरी है, अस्थायी है, तो इसका आंसर है 6 वीक्स। तो इसका खुद का जो मैक्सिमम टेन्योर है 6 वीक्स का है, 6 हफ्तों का है। परंतु ये बात याद रखिएगा हमारे संविधान में 3 सत्रों की, 3 सेशंस की बात की गई है। आप जानते ही हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर, 3 सेशन की बात की गई है। और साथ साथ में ये भी बताया गया है कि किसी भी 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम इंटरवल हो सकता है, मैक्सिमम इंटरवल हो सकता है वो मैक्सिमम 6 मंथ का हो सकता है। तो अगर इन दोनों पॉसिबिलिटी को अगर हम देखें, 6 वीक और 6 मंथ, तो इससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितना काम कर सकता है, वो कर सकता है 6 मंथ 6 वीक। मैक्सिमम कितना कर सकता है, 6 मंथ एंड 6 वीक। बिकॉज 6 मंथ कहां से है, मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन दी सेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को अस्थायी से स्थायी, टेम्परेरी से परमानेंट बनाने के लिए इसको पास कराना पड़ेगा दोनों ही सदनों से, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना ऑर्डिनेंस का, 6 मंथ 6 वीक। अब देखिए हम कुछ बात करेंगे ऑर्डिनेंस के लिमिटेशन की। लिमिटेशन, अगर इसमें लिमिटेशन नहीं होगा तो ये तो फिर एक्ट के समान हो जाएगा ना। मैंने बोला ये एक्ट के समान है, एक्ट की तरह काम कर सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव काम कर सकता है। जहां जहां पर अगर पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा कानून बना सकती है, आप जानते हैं शेड्यूल 7 में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिफाइन कर रखा है कि कहां पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, कहां पर राज्य सरकार कानून बना सकता है। तो वैसे ही अगर मैं अध्यादेश की बात करूं, ऑर्डिनेंस की बात करूं 1, 2, 3 की, तो वहां पर बात करते हैं हम प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट अध्यादेश वहां जारी कर सकते हैं जहां पर पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है, और ये देखने के लिए आपको शेड्यूल 7 में जाना पड़ेगा, अनुसूची 7। तो इस हिसाब से तो ये समानता है, पर इसकी एक लिमिटेशंस भी है। अगर इसकी लिमिटेशंस नहीं होंगी अध्यादेश की तो वो तो एक्ट के बराबर हो जाएगा, राइट। तो वो लिमिटेशंस हम समझ लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, राइट। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है, ये जब भी जारी होगा, ये जारी कब नहीं हो सकता, कैनॉट बी इशूड व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन,
जब तक पार्लियामेंट सेशन पे है, सत्र पे है, तो ये जारी नहीं हो सकता। अर्थात ये जारी कब होगा? ये जारी होगा आपका जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस पीरियड को हम कहते हैं रिक्सेशन। तो याद रखिएगा, जब पार्लियामेंट सत्र में होगा तो आप चाहे वो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति हैं या आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर हैं, अगर राज्यों की बात है, तो अगर कोई भी विधानमंडल काम कर रहा है, अगर मैं केंद्र की बात करूं तो संसद बैठी हुई है, तो उस समय पर उस सत्र के दौरान अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो इसकी एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी। अब हमें यहाँ पर एक बड़े इंपॉर्टेंट बात समझनी है, क्योंकि एग्जाम में काफी पूछी जाती है। ऐसी कंडीशन हम देखते हैं कि सिर्फ एक सदन, जैसे आप जानते हैं पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब एक कंडीशन हम ऐसी देखते हैं कि एक डेट है, जैसे आज की जो डेट है 4 सितंबर 2025। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। 4 सितंबर 2025 है, राइट, इसको मिटा रहा हूं। टेक एन एग्जांपल, 4 सितंबर 2025 आज की डेट में ले रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में लोकसभा सेशन में आ गया है और अभी राज्यसभा सेशन में नहीं आया है। टेक एन एग्जांपल, राज्यसभा सेशन में आ रहा है 10 दिन बाद, यानी कि 14 सितंबर 2025 को राज्यसभा सेशन में आ रहा है, क्योंकि जब तक मेंबर्स एक मिनिमम कोरम नहीं बनेगा तो सत्र नहीं चलता, राइट। तो टेक एन एग्जांपल, आज की तारीख है 4 सितंबर, तो लोकसभा बैठा हुआ है। अब 4 से 14 के बीच, क्योंकि 14 से तो राज्यसभा भी बैठ गया है और लोकसभा पहले से काम कर रहा है, तो 14 सितंबर को हम मानते हैं कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों काम कर रहा है। अब क्वेश्चन है कि 4 से लेकर ये 13 सितंबर तक, ठीक है, 4 से लेकर 13 सितंबर तक, जिसमें सिर्फ लोकसभा सत्र पे है, क्या अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। क्योंकि देखो, पार्लियामेंट तभी पार्लियामेंट मानी जाती है जब उसके तीनों जो अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उपस्थित हो, तभी वो माना जाता है सत्र, सेशन तभी माना जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या है कि सिर्फ लोकसभा है, 4 तारीख से 13 तारीख तक, 13 सितंबर तक सिर्फ लोकसभा है, तो इसको संसद नहीं माना जाएगा, राइट, क्योंकि सिर्फ एक सदन है सत्र पर। तो इस कंडीशन में अध्यादेश जारी किया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। और 14 तारीख से अध्यादेश, कोई भी नया अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों सदन आ चुके, तो ये सेशन शुरू हो गया। और अब मैंने अभी बताया था आपको, सेशन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, ये इसकी लिमिटेशन है पहली, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस आधार पर हमें पता चला कि कहीं ना कहीं जो ऑर्डिनेंस है उसके पास कहीं ना कहीं जब वो पास हो जाता है, यानी कि वो जहां जहां कार्य कर सकता है वो एक्ट के समान ही दिखता है, पर वो एक्ट के पैरेलल नहीं होता है, उसके पास पैरेलल पावर नहीं है कि एक्ट के साथ साथ उसे ला सकते हैं, नहीं। एक्ट यानी कि एक्ट कब आता है? जब संसद सत्र में होता है, पार्लियामेंट सेशन में होता है, तो एक्ट लाया जाता है। क्या उसके साथ साथ अध्यादेश लाया जा सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये एक्ट के पैरेलल होता है या नहीं होता? नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात आपने याद रखी। तो ये पहला लिमिटेशन हो गया, ठीक है। दूसरा जो लिमिटेशन है उसमें काफी विवाद भी हुआ था। देखिए, कभी कभी क्या होता है, संविधान में कुछ स्पष्ट बातें नहीं होती है, तो इसीलिए हमने कहा है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आते हैं, केसेस आते हैं। तो हम सेकंड पॉइंट में कुछ केसेस का भी सहारा लेंगे। तो सेकंड पॉइंट है कि जो अध्यादेश जारी होगा, ऑर्डिनेंस जारी होगा, इसमें जो भी हमारे प्रेसिडेंट होंगे, ही और शी, वो अगर फुली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ये बात हमें दिखती है हमारे संविधान में। अब यहां पर से कुछ प्रश्न निकल के आते हैं। पहला प्रश्न, क्या यहां पर राष्ट्रपति या गवर्नर अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं? क्या, दूसरा प्रश्न, क्या उन्हें, अगर राष्ट्रपति की बात है तो आप जानते हैं आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति एड एंड एडवाइस से काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, राइट। क्या एक वो अपने डिस्क्रिशन, यानी कि आर्टिकल 74 जो है उसके तहत इसमें काम होगा ऑर्डिनेंस जारी करते समय? तो इसमें क्या है? तो देखिए, इसमें कुछ केसेस का हम सहारा लेंगे इसको समझने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे, केस है आपका ए.के. रॉय केस। ए.के. रॉय केस, ये है आपका 1982 का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ए.के. रॉय केस क्या कहता है? ए.के. रॉय केस कहता है कि सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है, ए.के. रॉय केस में
कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा, तो याद रखिएगा जुडिशियल रिव्यू होगा। ये बात ए के रॉय में बताई गई है, और ए के रॉय में ही ये बात बताई गई थी कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 74 के दायरे में काम करेगा, अर्थात राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, चाहे वो गवर्नर ही क्यों ना हो राज्य स्तर पे। तो ये ए के रॉय केस आपने अच्छी तरह याद रखना है, 1982 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब देखिए, आप में से जो बालक बालिकाएं लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे आप में से कोई, तो लक्ष्मीकांत में कूपर केस दे रखा है, कूपर केस 1970 का। तो देखिए, मैंने कूपर केस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने ए के जो आपको मैंने बताया है ए के रॉय केस 1982 का मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, तो 1982 का केस है वो, और वो 70 में जो भी बात कही है ऑब्वियसली ऑनरेबल ये बात का केस है, 12 साल बाद का केस है, तो इसको मैंने कंसिडर किया है। तो कूपर केस को आप पढ़ सकते हैं, पर 1982 वाला आपने ज्यादा याद रखना है, राइट। अब कूपर केस में भी ये कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसने 38th अमेंडमेंट पास कर दिया था। 38th अमेंडमेंट कब पास किया था? 1975। और आप जानते हैं इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 38th अमेंडमेंट पास किया गया था, जिसके तहत यह कहा गया था कि अगर कोई भी अध्यादेश जारी किया जाएगा, ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, तो उसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और इसी को आगे चल के आपने देखा कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, 30th अमेंडमेंट को हटा दिया गया, राइट। 30th अमेंडमेंट को हटा दिया गया, अर्थात याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था 1978, 44th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है, और मैंने आपको ए के रॉय केस बताया था 1982 का, उसके तहत क्या है, जुडिशियल रिव्यू होगा। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर कोई आपसे पूछे आज के समय पर कि क्या अध्यादेश जो जारी करते हैं राष्ट्रपति, क्या वो अपने विवेक या अपने डिस्क्रिप्शन से जारी कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। क्या इस अध्यादेश का जुडिशियल रिव्यू होगा, तो आप कहेंगे यस, और आपने रेफरेंस देना है ए के रॉय केस 1982, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिमिटेशन इसका हमने देखा दूसरा कि इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। और जो तीसरा लिमिटेशन है इसका, थर्ड लिमिटेशन है, वो है कि जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस का दायरा जो है, अगर ये आर्टिकल 1 to 3 के तहत जारी किया जा रहा है, तो इसका लिमिटेशन है जहां जहां पार्लियामेंट कानून बना सकती है वहीं ये जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और जैसे पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को एकदम वॉयलेट नहीं कर सकती है, यस, पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर सकती, वैसे ही ऑर्डिनेंस भी क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर सकता। तो इसका लिमिटेशन क्या है ऑर्डिनेंस का, कि जहां जहां पार्लियामेंट कानून बना सकती है, वो ऑर्डिनेंस जो आर्टिकल 1 to 3 के द्वारा जारी किया जा रहा है, तो वो वहीं जाएगा जहां पार्लियामेंट कानून बना सकती है। अर्थात ऑर्डिनेंस 1 to 3 के जारी, अगर माफ कीजिएगा, ऑर्डिनेंस अगर 1 to 3 के द्वारा जारी किया जा रहा है, तो वो आपके स्टेट लिस्ट में नहीं जा सकता। स्टेट लिस्ट में केवल कौन जा सकता है, कौन सा अध्यादेश जा सकता है, वो वाला ऑर्डिनेंस जो 213 के द्वारा जारी किया गया, यानी कि गवर्नर। और अगर ऑर्डिनेंस 213 के द्वारा जारी किया जा रहा है, तो वो वहां नहीं जा सकता जहां पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो यानी कि ये भी याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस का एक लिमिटेशन है, वो अपने स्तर पे जारी है। अगर वो 1 to 3 में जारी है, तो वो पार्लियामेंट जहां जहां कानून बना सकता है वहीं जाएगा, और अगर वो 213 के द्वारा जारी किया जा रहा है, तो वहीं जा सकता है जहां पर राज्यों की विधान सभाएं, जो मंडल है, वो कानून बना सकती है, वहीं वो जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें जो लास्ट लिमिटेशन है कि ऑर्डिनेंस, मैंने आपको बताया था अभी, इसकी लास्ट लिमिटेशन क्या है कि अगर इसे परमानेंट बनाना है, वैसे मैंने बताया था ऑर्डिनेंस का जो नेचर होता है वो टेम्परेरी होता है, और मैक्सिमम इसका टेन्योर 6 मंथ प्लस 6 वीक का होता है। पर इसे अगर परमानेंट आपने बनाना है, तो उसमें आपको इसको किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, एक्ट में, यानी कि इसको सेशन से पास करवाना पड़ेगा, दोनों हाउसेस से। राष्ट्रपति इसमें साइन करेंगे, तब जाके जब ये एक्ट बनेगा तो ये परमानेंट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी। तो लिमिटेशन आपने देखा, इस तरह से ऑर्डिनेंसेस की कुछ लिमिटेशंस। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन निकल के आता है, क्या कैन प्रेसिडेंट विड्रॉ ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम? क्या राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं,
कभी भी, क्या वो विड्रॉ अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि ए रॉय केस जो मैंने आपको बताया था 1982 का, तो उसमें मैंने स्पष्ट तरीके से आपको बताया था कि राष्ट्रपति अगर अध्यादेश लाते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं, तो अपने विवेक के अनुसार नहीं ला सकते, वो बाध्य होते हैं अंडर आर्टिकल 74, यानी कि अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, उनके अनुसार ही लाएंगे। और अगर उनके अनुसार लाएंगे तो इसका यह भी अर्थ होता है कि अगर विड्रॉ करना है तो वहां पर विड्रॉ करते समय पर भी 74 उन पे बाइंडिंग होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, केस को याद रखिएगा, एक रॉय केस। अब यहां पर एक केस है, इसमें एक साथ और याद, ये विड्रॉ वाले में एक केस और याद रखिएगा, वो है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। ये कब का है? ये है आपका 2017 का। देखिए ज्यादा पुराना केस नहीं है, और 7 जजेस थे इसमें, 7 जजेस की ये बेंच थी, तो काफी इंपॉर्टेंट केस था। कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 2017। तो इसमें क्या है कि अगर बात विड्रॉल की होगी, जैसे मैंने बोला था कि अप्रूवल करते समय आपको लेजिस्लेचर का साथ चाहिए ही, आपको पार्लियामेंट से उसको पास कराना ही पड़ेगा। पर जब विड्रॉल होगा तो विड्रॉल में क्या हो सकता है, आपको बिना लेजिस्लेचर के परमिशन के आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट से आपको ये पास नहीं कराना है कि हमें अध्यादेश को विड्रॉ कराना है। पास करते समय अगर अध्यादेश को आपने एक्ट बनाना है तो वहां पर बिना पार्लियामेंट के आप नहीं कर पाएंगे। पर अगर अध्यादेश को विड्रॉ करना है तो वो बिना लेजिस्लेचर, यानी कि केंद्र की बात है, तो बिना पार्लियामेंट की अनुमति के आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, विड्रॉ में डिस्क्रिशनी नहीं चलेगी राष्ट्रपति की, क्या चलेगा, आर्टिकल 74 बाइंडिंग होगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुसार काम करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृष्ण कुमार सिंह केस याद रखिएगा। चलिए, अब जैसे एक प्रश्न निकल के आता है, हमारा प्रश्न निकल के आता है कि ऑर्डिनेंस जो है, जैसे पहले भी हमने चर्चा करी, ऑर्डिनेंस क्या रेट्रोस्पेक्टिव काम कर सकता है? रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पुरानी बैकडेट से काम कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। और ये जस्टिफाई किया गया था कूपर केस जो आपकी लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है, कूपर केस 1970 याद रखिएगा। और साथ साथ में ए के रॉय केस भी याद रखिएगा, ए के रॉय केस 1982। दोनों ने ये कहा है कि जैसे मैंने बताया कि क्योंकि देखो रेट्रोस्पेक्टिव ये क्यों काम कर पाएगा, तो ऑनरेबल कोर्ट ने खासकर ए के रॉय में ये बताया कि भैया ऐसा है कि अगर आप आर्टिकल 13 देखते हैं, आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन कर रखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन कर रखा है, और लॉ को जब आप डिफाइन किया गया तो सबसे पहले ऑर्डिनेंस लिखा गया है। लॉ के अंतर्गत क्या लिखा गया है? ऑर्डिनेंस। तो इसीलिए ऑर्डिनेंस को भी एक लॉ का दर्जा मिलता है। तो जिस तरह से जो एक्ट होता है, जो एक्ट बनाया जाता है, अधिनियम, वो अगर रेट्रोस्पेक्टिव काम कर सकता है, तो वैसे ही जो ऑर्डिनेंस है जिसको पूरी प्राथमिकता मिली हुई है लॉ के अंतर्गत, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव काम कर सकता है। और रेट्रोस्पेक्टिव में याद रखिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव ज्यादातर सिविल मैटर्स ही होते हैं, राइट, क्रिमिनल नहीं होता है, राइट, रेट्रोस्पेक्टिव। तो अर्थात याद रखिएगा, कूपर केस 1970, ए के रॉय केस 1982, और साफ कहिएगा कि अध्यादेश जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव काम कर सकता है उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर जो एक्ट होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव कानून बना सकते हैं। जैसे बात टैक्स की है, तो वहां पर आपको पता है एक्ट क्या कर सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव कानून बना सकता है। सेम गोज फॉर ऑर्डिनेंसेस आल्सो वाया कूपर केस 1970, ए के रॉय केस 1982। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है प्रश्न है, क्या ऑर्डिनेंस जो है, अब जिसको कहीं ना कहीं है ना एक्ट का दर्जा है, चाहे वो टेम्परेरी है ऑर्डिनेंस, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के द्वारा? तो आइए जरा इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप पहले आर्टिकल 13 को ध्यान से पढ़िएगा, आर्टिकल 13 में आपको दिखेगा कि जो लॉ को डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 13 में आपको लॉ दिखेगा, लॉ इन फोर्स दिखेगा, और साथ में आपको दिखेगा 24वां संशोधन जो 1971 में किया था, आई गेस, ठीक है, पूरा 24वां संशोधन जो 1971 में किया गया था, जिसके द्वारा 4th क्लॉज जोड़ा गया। कहां? आर्टिकल 13 में। उसमें आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अलग रखा गया है लॉ की परिभाषा से, यानी कि ऊपर जो लॉ की परिभाषा दी है, लॉ या लॉ इन फोर्स, उससे बाहर रखा गया है, राइट। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं डायरेक्ट से, जिससे कि आपको कभी भी समस्या ना हो।
तो ये है आपका क्लॉज 4, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया मैंने, ठीक है। तो 24th अमेंडमेंट के द्वारा जो 1971 में किया गया था, उसमें क्लॉज 4 जोड़ा गया था आर्टिकल 13 में। तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अलग रखा गया, वो लॉ के दायरे में नहीं आता, ठीक है। और इसीलिए अगर बिल की बात करूं, आप जानते हैं बिल 4 तरह के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है आपका फाइनेंस बिल, और चौथा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब देखिए 4 तरह के बिल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, ये ऑर्डिनेंस के द्वारा नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डिनेंस के माध्यम से आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए भी आपने क्या याद रखना है, ए के रॉय केस 1982, वेरी इंपॉर्टेंट, ए के रॉय केस 1982। तो यहां पर क्या बताया गया है, माननीय कोर्ट ने क्या बोला है कि देखिए जो ऑर्डिनेंस होता है ये एक टेम्परेरी बेस का लेजिस्लेटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होती है। अचानक से इमरजेंसी होगी तो आपको लेजिस्लेटिव पावर की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसका नेचर क्या है, टेम्परेरी। पर जो अमेंडमेंट होता है वो एक लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत नहीं आता, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंतर्गत आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो केवल ओनली, हमारे संविधान में एक साफ लिखा हुआ है ओनली पार्लियामेंट के पास है। ओनली जब तो ओनली शब्द है, अगर वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है तो वो किसी भी तरह से अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव लेवल पे जारी होता है ना, एग्जीक्यूटिव लेवल पे राष्ट्रपति जारी करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर ओनली पार्लियामेंट लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो कभी भी अध्यादेश के दायरे में नहीं आएगा, नॉट इन द परव्यू ऑफ ऑर्डिनेंसेस। तो ये बात याद रखेगा, ओनली शब्द, और ये ए के रॉय केस में बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाएंगे, राइट। अब देखिए यहां पर क्या है, एक लास्ट में एक बात याद रखेगा कि ओनली इंडिया, एक सेकंड इसको ऐसे समझते हैं कि अगर बात की जाए बहुत बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज की, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, आप देखेंगे यहां पर ऑर्डिनेंसेस का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये लोग ऑर्डिनेंसेस नहीं देते। तो क्वेश्चन है कि इंडिया ने क्यों किया, इंडिया ने क्यों लिया, क्यों, जब यूएस यूके इतने बड़े जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इन्होंने नहीं लिया तो इंडिया क्यों ले रहा है। तो यहां पर हमारे जवाब देते हैं बी आर अम्बेडकर साहब, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर सर। यह है आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट वॉल्यूम 8, वॉल्यूम 8 में यह बात बताई गई है। तो यहां पर बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं, याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट वॉल्यूम 8 में ये बताते हैं कि भारत की जैसे स्थिति है, भारत में काफी डाइवर्सिटीज हैं, तो कभी भी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें एक सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एकदम से एक जरूरत हो सकती है सरकार को, भारत सरकार को, कि उनको ऐसा एक लॉ चाहिए जो एक एक्ट के बराबर हो, क्योंकि स्थिति ऐसी है जहां डाइवर्स है, कभी भी विवाद हो सकते हैं। तो एक अर्जेंसी हो, तो उस केस में सरकार द्वारा एक्ट के इक्विवेलेंट, सरकार के द्वारा एक्ट के इक्विवेलेंट कुछ लॉ बनाया जा सके, और इसी का नाम आया ऑर्डिनेंस। पर यह भी ध्यान दिया गया इसका जो चरित्र है वो एक अस्थायी रखा गया, टेम्परेरी रखा गया। तो ये बात हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने बोली थी, कहां, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट वॉल्यूम 8 में। ये आप मेंस पे अपने रख सकते हैं, राइट। अब आगे देखेंगे, एक और प्रश्न निकल के आता है, डू आर्टिकल 352, माफ कीजिएगा 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी, 352 एंड 123 कैन वर्क साइमल्टेनियसली, एक साथ काम कर सकते हैं ये प्रश्न निकल के आता है। क्या 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी और आर्टिकल 123 दैट इज ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या ये एक साथ काम कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर सत्र हटा रखा है,
सेशन नहीं है, इमरजेंसी में कहाँ सेशन लगेंगे, राइट। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, अध्यादेश का सहारा ले सकते हैं। और ये किस केस में हुआ है, ये है आपका इंदिरा गांधी केस, इंदिरा गांधी केस वर्सेस राजनारायण, वेरी इंपॉर्टेंट केस, राजनारायण दैट इज 1975। और इसी को एक साल बाद और दोबारा से डिफाइन किया गया, एडीएम जबलपुर बहुत इंपॉर्टेंट केस है ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब मैं आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तब एडीएम जबलपुर केस पढ़ाऊंगा। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1976। अब आपको पता ही है इमरजेंसी कब से कब तक लगी थी, आप अच्छी तरह जानते हैं। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लगी थी। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी ही एडीएम जबलपुर केस वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का केस था। तो इन दोनों केसेस के तहत ये कहा गया साफ तौर पे कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान अध्यादेश जारी किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ डेटा मैंने आपको दिया है और इसी के बाद आप देख रहे होंगे किस तरह से आपको काफी प्रश्नों के आंसर मिले हैं अध्यादेश को लेकर। जैसे क्या आपातकाल के दौरान आर्टिकल 352 के दौरान क्या ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, इसका आंसर है हाँ, किया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने में या अध्यादेश को हटाने में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंसर है नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि आर्टिकल 74 एक्टिव रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से हमने पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा और यहीं से मैं अपना सेशन कर रहा हूँ। जय हिंद गाइस।